बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टास्क है इसके मुताल्लिक सी शार्प के मुताल्लिक बेसिक हम कोडिंग को देखेंगे कि सी शार्प के अंदर जो है ना आप लोग कैसे करते हैं। हमारा टास्क जो है इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट का वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लेक्चर और भी हम लोग क्लासरूम में दे चुके हैं। तो अभी जो ऑनलाइन जो है ना ये लेक्चर आपका हम देने के लिए आए। तो इसके अंदर हम आज देखेंगे .NET कोर एग्जीक्यूशन प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। हमारे कंटेंट्स आज के दिन के ये हैं .NET कोर और .NET फ्रेमवर्क, इसके दरम्यान में क्या फ़र्क है। इसके अलावा हम सी शार्प को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसमें वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होती हैं और इसमें नंबर्स क्या हैं, जैसे एंड, इसकी डेटा टाइप में एंड सा क्या आती है, यू एंड क्या आती है, फ्लोट, डबल, डेसिमल। इस तरीके से टेक्स्ट के लिए हम चार और स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, बूलियंस यूज़ करते हैं और नल वैल्यूज़। आज ये हमारे डिस्कशन के अंदर आएंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके मुताल्लिक जो है ना ये .NET कोर कोड जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है। बेसिकली आप .NET के अंदर जो है ना आपके पास तीन तरह की जो है ना सोर्स कोड होते हैं। एक F शार्प ऐप का होता है, दूसरा C शार्प होता है, तीसरा VB का सोर्स कोड होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके साथ ये करते हैं कि ये जो अगर F का सोर्स कोड होगा तो उसको के लिए कंपाइलर जो हमें चाहिए होगा वो ये इसका F शार्प का कंपाइलर होगा। ऐसे राजलैन कंपाइलर जो है C शार्प के लिए इस्तेमाल होता है और VB के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब हमारा उसको हम लोग कंपाइल करते हैं तो उसके लिए एक इंटरमीडिएट कोड बनता है और उसका मेटा डाटा बनता है, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड ऐसा होता है कि जो कि एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो मेटा डाटा होता है ये इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज का जो कोड होता है, ठीक है ना, आपके पास इस कोड को के मुताल्लिक जो डेटा होता है, यानी मेटा डाटा कहते हैं, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है ना। तो ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड जो होता है आपके पास, तो इसके मुताल्लिक जो डेटा होता है इसे हम मेटा डाटा कहते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब इसको किसी प्लेटफॉर्म में रन करते हैं तो रन करने के लिए जो कोर CLR जो है, इसका मतलब क्या, ये कोर जो हमारे पास कॉमन जो है ये लैंग्वेज रन टाइम है, ठीक है। इसको यूज़ करके इसको एक नेटिव कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये जो नेटिव कोड होती है इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके हम पूरे के पूरे कोड को हम कंपाइल नहीं करते, इसको हम लोग JIT करते हैं, यानी जस्ट इन टाइम, यानी वो हिस्सा जो अभी हमने एग्जीक्यूट करना है उसी को लेते हैं, ठीक है ना, और बकाया को नहीं लेते हैं। और इसके बाद जाके नेटिव कोड में आ जाता है। आउटपुट फॉर्म में हमारे पास वो होता है कि जो किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर इसको आप लोग विंडो के ऊपर करना चाहें या आप लोग इसके अंदर करना चाहें लिनक्स के ऊपर करना चाहें, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आप इसके अंदर या मैक के अंदर करना चाहें, इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा .NET कोर और इसका .NET फ्रेमवर्क के अंदर क्या फ़र्क है। तो .NET कोर जो है ना ये ऐसी प्लेटफॉर्म होती है जिसे आप कह सकते हैं ये मल्टीपल जो है वो हर तरह की प्लेटफॉर्म के लिए जो है ना, लिनक्स, एप्पल, ये मैक, इसके अंदर ये इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है ना। ये .NET कोर के अंदर जो है ना कोर CLR होता है, यानी इसके अंदर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम्स होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा कोर FX, यानी इस तरह की लाइब्रेरीज होती हैं जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जिसमें आप रन करना चाहते हैं तो होती हैं। तो ये जनरलाइज फॉर्म के अंदर होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम कहते हैं कि कोर FX में हम ये कोर बेस क्लास लाइब्रेरीज होती है, BCL कहते हैं, ठीक है ना। ये तो ये मतलब ऑपरेटिंग जो है ना आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास .NET फ्रेमवर्क की ऑप्शन आती है, इसके अंदर भी देखें हमारे पास ये CLR और FCL है। इसमें CLR जो होता है ना ये विंडो बेस जो हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम्स होता है, और इसके अलावा जो लाइब्रेरीज होती हैं वो सिर्फ विंडो को सपोर्ट करती हैं दोनों साइड के अंदर। जबकि ऊपर हमारे पास .NET कोर जो होता है वो आपको और प्लेटफॉर्म जो है ना जितने भी आप यूनिक्स को यूज़ करना चाहें, एप्पल को यूज़ करना चाहें, इसको यूज़ करना चाहें, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली क्या है। आप देखें इसमें सबसे पहले हम लोग इस प्लेटफॉर्म के लिए 2013 इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है। मैं पहले जैसे कि गाइड कर चुका हूँ, तो उसको मैं जस्ट न्यू प्रोजेक्ट्स में लेता हूँ। आपको थोड़ा सा बता दूँ कि हम लोग इसके अंदर कैसे काम करेंगे। न्यू करके आप प्रोजेक्ट्स कर लें, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है ना। इस ऑप्शन के ऊपर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और ये चूँकि जो हमारा है विजुअल C शार्प को हम लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ में हम लोग कंसोल एप्लीकेशन को लेंगे। किसको लेंगे? ये कंसोल एप्लीकेशन है। और इसके अंदर जो नाम लिख देता हूँ मैं कर देता हूँ कि ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट,
1। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ। देने के बाद इसको जस्ट मैं ओके करता हूँ तो ये मेरे पास जो है ऑप्शन देगा। ठीक है, अब इसमें जो है ना ये मेरे पास सामने एक चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कोई चीज़ भी रखना चाहूँगा तो उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है ना, आप देखें ये ऑलरेडी इसके अंदर जो है ना आपको हेडर फाइल भी मिल जाती हैं और इसके अंदर देखें ये नेम स्पेस भी मिल गई है, MF1, ये ऑलरेडी बिल्ट इन चीज़ सामने आ जाती है। ठीक है ना, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये एक प्रोग्राम से इसके अंदर से हम क्या करते हैं कि ये एक डेटा टाइप्स जो है हम लोग चूँकि डिस्कस कर रहे हैं तो इसके लिहाज से मैं एक पहला प्रोग्राम ले लेता हूँ कि ये हमारे पास है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग डिफाइन किया जिसका नाम हमने जस्ट लिखा है। ठीक है ना, इसके अंदर हमने वेलकम्स टू माय फर्स्ट MCS थर्ड C# प्रोग्राम इसको हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ हम लोग इसको क्या करते हैं कि console.write लाइन जस्ट लिख लेते हैं। अगर मैं इसको जस्ट ना भी लिखूं तो मैं डायरेक्ट जो है ना ये इसके साथ में अगर शो करना चाहूँ तो मैं इसके अंदर यानी यही ऑप्शन जो है ना इसको अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेने के बाद यहाँ पर जस्ट की जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, ये ऑप्शन ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब मैंने इसको कोड को लिख दिया, उसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँगा। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका बिल्ड लेता हूँ। ठीक है, बिल्ड करूँगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट डिबगिंग की ऑप्शन लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए हमें जो है वो कमांड लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो कमांड लाइन के ऊपर जो है ना हम लोग जाके इसको और देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ये हमारे पास अब ये हमारा प्रोग्राम जो है हम लोगों ने लिखा था console.write लाइन वेलकम टू माय फर्स्ट MCS थर्ड C# प्रोग्राम। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने पहले बताया था कि हम लोग क्या करेंगे कि बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद डिबग में जाके हम स्टार्ट डिबगिंग कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको चेक करना चाहेंगे। अब यहाँ से मैं करता हूँ तो ये एकदम डिस्प्ले होकर स्क्रीन मेरे पास से चली जाती है। ठीक है ना, तो इसमें कंसोल एप्लीकेशन है, इसलिए इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि CMD में जाएंगे। CMD में जाने के बाद ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ पर जो है ना स्टोर हुआ था, जब हम लोग इसको इंस्टॉल कर रहे थे, जब यहाँ से जाके हम लोग कर रहे थे तो उस वक्त ये लोकेशन दे रहा था। ठीक है ना, जिस जगह पर हमने सेव किया हुआ था यूज़र AQTL डॉक्यूमेंट्स विजुअल स्टूडियो 2013, ये प्रोजेक्ट्स MF1 बेन और डिबग। ठीक है ना, तो इससे जाके हम लोग जो है ना वो इसको वापस ले सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग ले सकते हैं और यहाँ पर जाके हम अगर मैं करता हूँ MFP1 करता हूँ तो ये मुझे देखें इसने प्रोग्राम शो कर दिया कि वेलकम टू माय फर्स्ट MSc थर्ड C# प्रोग्राम। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको ले सकते हैं। अब देखें यही प्रोग्राम जो है ना इसको मैं रन करना चाहता हूँ उसके साथ, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट उसका वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। और इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है ना, स्ट्रिंग है तो इसको मैं अब नॉर्मल कर देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, जब भी आप लोग कोड लिखेंगे तो सबसे पहले ये ज़हन में रखेंगे बिल्ड में जाके बिल्ड सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद डिबग में जाके उसको स्टार्ट डिबगिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जाके आप लोग यहाँ पर आप जाके जो है ना क्या करेंगे, माय फर्स्ट प्रोग्राम 1 करके करेंगे तो एग्जैक्ट वही चीज़ लिखी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस होगा 2013 के अंदर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है ना डेटा टाइप को देखते हैं कि वो क्या है। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ कि कुछ और डेटा टाइप्स जो हैं वो उनको ले लेता हूँ। और जैसे मेरे पास जो है ना ये डेटा टाइप्स हैं, इनको मैं यहाँ से लेता हूँ अपने प्रोग्राम्स के अंदर आके मैं ड्रॉ कर देता हूँ इनको। चलिए, मुझे इनकी इस पहले की तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ से इसको जो मैंने काम किया होगा उसको मैं स्टेरिक कर देता हूँ, ये स्टेरिक के साथ, और यहाँ पर जाके मैं क्या कर देता हूँ, स्टेरिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये कंट्रोल भी करके मैंने ये लिया,
यानी मेरे पास और डाटा टाइप्स भी हैं, जैसे इंटीजर है, ठीक है ना, एस मैंने इसको कोई वेरिएबल दे दिया -7, ठीक है। इंटीजर में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आती हैं, यू एंड आता है आपके पास, ठीक है। उसको मैंने कोई वेरिएबल यू के साथ शो कर दिया, वैल्यू दे दी, फ्लोट दे दिया मैंने। ऐसे ही मेरे पास जो है ना, ये मैं डबल लेता हूँ, इसका डी मैंने ले लिया, डेसिमल ले लिया, इसको मैं सिंपल इसके साथ ले लेता हूँ, ये मेरे पास आ गई, ठीक है। तो इसको मैंने डाटा टाइप इसकी शो कर दी, ठीक है। और x के साथ मुझे m, हाँ यहाँ सेमीकोलन नहीं है मेरा, ये सेमीकोलन डाल देता हूँ, क्लियर। ये मैंने डाटा टाइप ले ली। अब इनके डाटा टाइप्स को मैं देखता हूँ कि ये जो डाटा टाइप्स हैं इनका जो है वो कितनी वैल्यू जो है ना ये स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको हम लोग थोड़ा सा लेते हैं। तो इनके लिए ये देखें, प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने इसके अंदर बनाया है, ये है हमारे पास, ठीक है। console.writeLine जो है हमारे पास है साइज ऑफ इंट, ठीक है ना। ये हमने जो है ना इनका साइज़ चेक करना है कि ये इंटीजर का साइज़ कितना है, साइज़ ऑफ यूएंट का कितना है, और साइज़ ऑफ फ्लोट कितना है, डबल कितना है और डेसिमल कितना है, ठीक है ना। तो यही हमने डाटा टाइप ऊपर दिए हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग चेक करना चाहते हैं। इसमें वो console.writeLine की कमांड आती है, जैसे हमने पहले इसके अंदर भी इस्तेमाल किया था, देखें console.writeLine, और यहाँ पर हमने वेरिएबल लिखा था। तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कामा के साथ लिख के ये जो प्लस डाला ये कनकैटिनेट करेगा, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर बेसिकली साइज ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, वो ये बताएगा कि एंड कितना साइज लेता है, ठीक है ना। करने के बाद जब इसको मैं इसमें जाके बिल्ड करता हूँ और इसमें जाके इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट डिबगिंग करता हूँ, तो ये चीज़ें देखें मेरे पास फ़ौरन एग्जीक्यूट करके ये चली गई हैं। अब मैं CMD में जाके यहीं पर मैं जाके माई फर्स्ट प्रोग्राम ये करता हूँ, तो इसके साथ देख लें मेरे पास वही चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये वाली इनपुट्स थी, ठीक है ना, ये वाली इनपुट्स थी। इसके साथ क्या था कि एंड यूजर्स कितना था, 4 बाइट्स, यूएंट भी 4 बाइट्स इस्तेमाल करता है और फ्लोट भी 4 बाइट इस्तेमाल करता है। डबल जो है वो 8 बाइट इस्तेमाल करता है और डेसिमल कितनी है, 16 बाइट्स इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। तो ये मतलब डाटा टाइप्स हैं, इसको हम लोग ले रहे हैं। अब इसकी देखते हैं रेंजेस जो आ रही हैं, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कितनी इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ था, मैंने कहा कितना कि आपका टाइम जो है इसके अंदर से बच सके। तो कोडिंग्स जो थी पहले की मैंने करके रखी हुई थी। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल V कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखें ना, वही इस पॉइंट से आप देखें तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या किया कि एन डॉट मेन वैल्यू का हमने इसके अंदर जो है ना वो किया, और मैक्स वैल्यू के लिए मैक्स वैल्यू इस्तेमाल की है। अब ये वाली इंटीजर के लिए भी है, ये देखें ये इंटीजर के लिए है, ये यू एंड के लिए है, ठीक है। ये दें 2 जो आ रही हैं, एक मेन वैल्यू फ्लोट की और मैक्स वैल्यू फ्लोट की आ रही है। ऐसे डबल की भी ये मेन वैल्यू डबल की आ रही है और मैक्स वैल्यू जो आ रही है वो डबल की आ रही है। सेम इसी तरीके से डेसिमल के अंदर भी हम लोगों ने मेन और मैक्स वैल्यू को लिया है, ठीक है ना। अब इसके साथ मैं क्या करता हूँ कि यहीं से जाके मैं बिल्ड करता हूँ। बिल्ड करने के बाद डिबग में जाके इसको हम लोग स्टार्ट डिबगिंग करते हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में जाके यहाँ पर उसी प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखें इसने हमें ये पैरामीटर्स दे दिए हैं इसके साथ कि देखें एंड की जो वैल्यू, अच्छा इसके अंदर मैंने इस टाइपिंग के अंदर यहाँ से ये वाली चेंज नहीं कर सका हूँ, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने एंड था तो यू एंड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं था, वो MAC शो कर रहा है, मैं यू डाल देता हूँ उसको, यू एंड कर दिया, ठीक है ना। ये फ्लोट आती है, कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V के साथ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये डबल आता है हमारे पास। इस डबल को हम लोग कैसे ले रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये डेसिमल की हमारे पास आ रही है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी इस्तेमाल हो रही है और कितनी वो कर रहा है। साथ साथ हम प्रोग्रामिंग्स करते जा रहे हैं, आप इसको देखते जाएं और इसी को साथ साथ करते जाएंगे तो आपके लिए ये पूरी C# जो है वो तैयार करना आसान हो जाएगी। हम लोग थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से बिजी थे, लेकिन ये इंशाल्लाह इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से लेंगे। आप बिल्ड में जाते हैं
बिल्ड में जाने के बाद वही हमने किया, डिबग में जाके इसको स्टार्ट डिबगिंग किया और इसके अंदर गए और जाने के बाद हम लोगों ने यही MFP1 किया। तो देखें हमारे पास वही एंड की वैल्यू दी है, ठीक है ना। एंड में माइनस भी आता है, प्लस भी होता है आपके पास, ठीक है ना। ये मैक्सिमम यहाँ तक आ रही है। इसके अलावा जो यूएंट की वैल्यू आ रही है वो 0 है और 4.2 बिलियन तक जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपको नेक्स्ट फ्लोट की भी वैल्यू मिलेगी, डबल की भी मिलेगी और डेसिमल की भी वैल्यू, मतलब रेंजेस जो है ना वो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसी को मैं अब क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको काट लेता हूँ और इस जगह पर ले आता हूँ ताकि ये चीज़ें आपके पास रहें, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि डेटा भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो इसमें नोटपैड में हम लोग यहाँ पर हमारे पास आता है कि अब थोड़ा सा इस्तेमाल हम यूज़ करते हैं इफ़ देन एल्स के अंदर जो है ना हम लोग इसका इस्तेमाल क्या है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। इसके साथ में दूसरे को भी ले लेता हूँ, कंसोल से करूँ या उससे करूँ तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं कंपैरिजन के तौर पे ले लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया मैंने और उसको मैंने यहाँ पर लेके मैं ले आया, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए मैं एक कंसोल डॉट राइट लाइन यूजिंग डेसिमल। अब मैं डेसिमल का इस्तेमाल बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे डेसिमल में अंदर मैंने ए की वैल्यू 3.0 और चूँकि डेसिमल के साथ हम एम का वर्ड्स यूज़ करते हैं एंड के ऊपर, ठीक है ना। जिससे फ्लोट के लिए एफ यूज़ करते हैं, इसी तरीके से डेसिमल के लिए एम इस्तेमाल करते हैं। ऊपर ये यहाँ से आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर फ्लोट के लिए हमने एफ लिखा हुआ था, ठीक है, और डेसिमल के लिए एम लिखा हुआ है, ठीक है। बकाया डबल के लिए और यूएंट के लिए वो नॉर्मल है, ठीक है। तो इसी सेटअप के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ ए प्लस बी, यानी ये ए और बी जो है ये इज इक्वल टू आता है ना, डबल इक्वल लगाया हुआ है 5। अगर 5 के बराबर है तो ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, हाँ। अगर नहीं है तो फिर इस स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक चीज़ थी, हम लोग इसको डेसिमल से भी ले सकते थे। इसी सेम चीज़ को हम लोग किसके साथ ले सकते थे, फ्लोटिंग से लेते थे। हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता, 2013 के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता है। हाँ, इससे आप वर्जन के अंदर जाके कोई जगह पर वो मसला दे रहा है, लेकिन ये कि इस वर्जन के अंदर आपको कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा। देखें अभी इसी नीचे के तरफ लेके चलें तो मैं पहले एक को रन कर देता हूँ, मैं पहले एक को रन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहेगी अंडरस्टैंड करना कि ये हम लोग कैसे इसको कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेके मैं इसको यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं लेता हूँ। लेने के बाद इसका मैं जब रिजल्ट्स जैसे ही इसको मैं दोबारा बिल्ड करूँगा, बिल्ड करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग स्टार्ट डिबगिंग करते हैं, ठीक है। देखिए फ़ौरन इसका आया डिस्प्ले चला गया, लेकिन अगर इसको हम रोक के देखना चाहेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब ये मैं फर्स्ट प्रोग्राम को करता हूँ तो देखें ये बताता है कि 0.3.0 एंड 0.02 का इस दोनों को आप प्लस करते हैं वो इक्वल टू 5 आएगा। यानी पहले वाली पोर्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट किया है कि आप 3 और 2 5 होते हैं, 5 के बराबर हुआ तो उसको इस स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट किया है बेसिकली, ठीक है। तो अब यही सेम प्रोग्राम जो है ना मैं इसके साथ जब मैं रन करता हूँ निचले वाले के साथ, तो इसका भी देखें आपको रिजल्ट सेम मिलेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है आपको। मैं सेम इसको जाके बिल्ड करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करता हूँ कि यही स्टार्ट डिबगिंग करता हूँ। अब इसमें इसको मैं क्या करता हूँ, जाके यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास देखें एग्जैक्टली वही आता है कि 3 एंड प्लस आर इक्वल टू 5, दोनों के अंदर जो है ना इक्वल टू 5 आ रहे हैं, ठीक है ना। आर इक्वल टू 5 दोनों में हमारे पास सेम रिजल्ट इसका मिल रहा है, सही है। नॉट इक्वल का नहीं है, इक्वल का हमारे पास ऑप्शन आती है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है ना आगे हम लोग चलते हैं, इसको लेके यहाँ से मैं इसको कार्ड दे के यहाँ पर ले आता हूँ, कंट्रोल भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग नीचे थोड़ा सा लेके चलते हैं और
इसके अंदर ये नल का इस्तेमाल भी थोड़ा बता देते हैं कि इसका क्या है। और ये हमारे पास जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हम लोग इसको भी इसी तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल भी किया। आप देखें, जब भी हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करना चाहें और उसको वैल्यू ना दें तो उसके लिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। ये वाला क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल तरीके से अगर मैं इसको वैसे करना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ जैसे एंड, ऊपर हमने लिखा हुआ था एंड एक्स, या मैं करता हूँ z इज इक्वल टू 5 6 कर दो, सेमीकोलन आप कर दो, ठीक है। ये भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना, ये आपकी कमांड्स जो है, ये इसको इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कंट्रोल भी कर दिया। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, z कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको शो कर सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, सही है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू ना देना चाहूँ, z जैसे मैं देता हूँ, कोई वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं वो वाक्य के साथ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क लग लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू नल आ जाती है। उसके बाद मैं इसको रिप्रेजेंट, इसका जब मैं राइट करता हूँ, ठीक है ना, तो ये मुझे कुछ रिजल्ट शो करेगा जो नॉर्मल हालात में मुझे ब्लैंक शो करता है, ठीक है। और कंसोल डॉट राइट और एक्स डॉट गेट वैल्यू आर डिफॉल्ट वैल्यू, अगर वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नॉर्मल के तौर पे जो है ना वो 0 होती है। इसी तरीके से हम लोग एंड वाई हमने लिया 7, कंसोल डॉट राइट वाई को लिखा, ठीक है ना, और कंसोल डॉट राइट लाइन एक्स डॉट गेट वैल्यू ऑन डिफॉल्ट ये हमने लिया। या ऊपर वाले सेटअप जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया हुआ था, इसको छोड़ दे, नीचे ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ। मैं सबसे पहले क्या है कि इसको मैं बिल्ड करूँगा, और इसको साथ ही मैं क्या करूँगा, स्टार्टअप डिबगिंग करूँगा, और इसमें जाके मैं क्या करूँगा, ये कमांड लाइन है, कमांड लाइन में जाके इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ये देखें, मुझे जो पहला जो था इसके अंदर जो ये जो मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी, इसका आंसर क्या दे रहा था, इसकी वैल्यू मुझे दे रहा था यहाँ पर, ये ब्लैंक दे रहा था, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो ऑप्शन आपके पास आती है, ये आपने यानी इसके साथ ये वाली लाइन थी ना, इसने इसको एग्जीक्यूट किया था हमने। उसके बाद जो नीचे वाली ये वाली लाइन आ रही है, इसके सामने जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, वो 0 दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि नल है, नल के अंदर तो कोई वैल्यू नहीं आती है। तो उसके अलावा हमने जब वाई किया तो वाई की वैल्यू इसने 7 दे दी, और उसके बाद हमने डिफॉल्ट वैल्यू ली तो 7 की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वो भी ऑलरेडी 0 होती है। तो हम इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, ठीक है ना।